की अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां चर्चा है कि पदोन्नति का प्रारूप क्या वाकई में बदलेगा स्वरूप। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण को लेकर प्रारूप को स्वीकृति दे दी। दावा किया जा रहा है कि इस नई नीति से आरक्षित और अनारक्षित दोनों वर्गों के अधिकारियों को न्याय संगत अवसर मिलेंगे, जिससे राज्य में वर्षों से लंबित प्रमोशन की राह फिर से खुल सकेगी। लेकिन सरकार के इस फैसले पर कुछ कर्मचारी संगठनों ने आपत्ति दर्ज कराई है। उनका मानना है कि इस प्रक्रिया से आरक्षित वर्ग को दोहरा लाभ मिलेगा, लेकिन सामान्य वर्ग को नुकसान पहुंचेगा। आज हम इस पर चर्चा करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लगभग 4 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों को पदोन्नति को लेकर 9 साल से चला आ रहा इंतजार अब खत्म होने वाला है। राज्य सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण को लेकर नया प्रारूप तैयार कर लिया है, जिस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मंत्री परिषद ने अपनी सहमति जता दी है। यह प्रस्ताव जल्द ही अगली कैबिनेट बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। सरकार ने इसके लिए फॉर्मूला भी तैयार कर लिया है। सबसे पहले एसटी वर्ग के पद भरे जाएंगे, फिर एससी वर्ग के और अंत में अनारक्षित पदों पर सभी योग्य दावेदारों को मौका मिलेगा। अगर आरक्षित वर्ग में कोई पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलता है तो संबंधित पद खाली रखे जाएंगे। लेकिन सरकार के इस फैसले से सामान्य वर्ग के कर्मचारियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। कर्मचारी संगठन सपाक्स और अजाक्स ने आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को मिलने वाले दोहरे लाभ के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है। जिन लोगों को पदोन्नत होना था, हाईकोर्ट के आदेश थे, उन्हें आप फिर से पदोन्नत करेंगे नए नियमों के अंतर्गत, तो ये पुनः उस निर्णय की अवमानना है। हम इस पे राजी नहीं कर रहे कि पदोन्नति जब 2016 से बंद हुई थी तो 2016 से ही उनको शुरू किया जाना चाहिए। सरकार ऐसा सुनने में आया कि सरकार 2025 से कर रही, तो ये 9 साल का हमारा जो पीरियड, जिसके लिए हमारी कोई गलती नहीं थी, उसका खामियाजा हम क्यों भुगतें। मध्य प्रदेश में पदोन्नति का मामला पिछले 9 सालों से उलझा हुआ था। इन 9 सालों के दौरान हजारों कर्मचारी बिना पदोन्नति के ही रिटायर हो गए हैं और बड़ी संख्या में कर्मचारी पदोन्नति का रास्ता देख रहे हैं। इसी बीच करीब 1 लाख से अधिक कर्मचारी बिना प्रमोशन के ही रिटायर हो गए। सरकार ने उच्च पद का प्रभार देने की वैकल्पिक व्यवस्था जरूर बनाई थी, लेकिन कर्मचारी संगठन उससे संतुष्ट नहीं दिखे थे। अब देखना होगा कि नए नियमों के तहत जनवरी 2026 से होने वाली पदोन्नति प्रक्रिया को सरकार कैसे अमली जामा पहनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। पदोन्नति का प्रारूप क्या बदल पाएगा स्वरूप, इस पर चर्चा करने हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर केदार सिंह तोमर जी हैं, सपाक्स अध्यक्ष हैं, घनश्याम दास मकोरिया जी हैं, अजाक्स के साइनी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, अजय त्रिपाठी के एडिटर। आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। केदार सिंह जी, सबसे पहला सवाल, जो नया प्रारूप बना है और इस प्रारूप के तहत जो सरकार निर्णय लेने जा रही है, इसमें सपाक्स की क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले आपने निवेदन ये करना चाहूँगा जी कि यदि सरकार ने ये मान लिया कि उसके नियम गलत थे जी, तो जो गलत नियमों से जो पदोन्नत हो गए, तो सबसे पहले तो आप उन्हें रिवर्ट कीजिए। पहला काम तो आपको ये करना पड़ेगा कि उनको रिवर्ट करना पड़ेगा। यदि गलत नियमों से कोई प्रमोट हो गए, आपने अपने पुराने नियम गलत मान लिए हैं, तो निश्चित ही आप उनको गलत नियमों को जब स्वीकार कर रहे हैं तो उनको रिवर्ट करिए। और दूसरी बात, जो नियम बनाए गए हैं ये एक तरफा हैं। पुराने जो नियम थे बिल्कुल वैसे ही हैं। सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के कर्मचारी अधिकारी जो पहले भी पदोन्नति नहीं पाते थे, निश्चित ही इन नियमों के तहत अब आगे भी वो पदोन्नति नहीं पाएंगे। ऊपर के सभी पदों पे किसी भी डिपार्टमेंट में देख लो, हर जगह पहले भी वही स्थिति थी और अब आगे भी वही स्थितियां रहेंगी कि सामान्य वर्ग के, पिछड़े वर्ग के, अल्पसंख्यक वर्ग के जो कर्मचारी अधिकारी हैं, ये इनकी जो नस्ल है वो विलुप्त हो जाएगी। अब आप मानिए कि जब इनकी संख्या अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की, जब प्रदेश की संख्या 36% है जी, और आपने टोटल पूरा 36 का 36% ही आरक्षण दे दिया,
उसके बाद में आप मेरिट में भी अलाउ कर रहे हैं, उसके बाद आपने जो है बीच में भी ऐसी जगह छोड़ रखी है कि जिस पे वह पहले जो पदोन्नति पा जाएंगे फिर सीनियर हो जाएंगे और फिर दोबारा से अनारक्षित पे आ सकेंगे और कैटेगरी के पद पे तो कोई जा ही नहीं सकेगा। यानी कि आपने फिर वही स्थिति कर दी कि सामान्य वर्ग में, अन्य पिछड़ा वर्ग में और अल्पसंख्यक वर्ग में जन्म लेना एक अपराध हो गया इस प्रदेश में कि जो व्यक्ति इन वर्गों में यदि जन्म लिया है और उसने यदि गलती से शासकीय सर्विस में आ गया तो निश्चित ही वह पदोन्नतियां तो पाएगा नहीं। जिस पद पर वो आया है निश्चित ही वह उन्हीं पदों पर एड़ियां रगड़ते हुए वह रिटायर होगा। नहीं, जैसा तोमर जी जैसा है हाँ। कि 36% रिजर्वेशन है हाँ। उसमें पदोन्नति में, हाँ, बाकी तो शेष सामान्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वालों को नहीं, कैसे कह सकते हैं साहब, ये तो बिल्कुल कहा ही नहीं गया है उसमें ये कहा गया है कि जो सबसे पहली बात है अनारक्षित का में तो कोई भी आ सकता है। ये हमेशा से रहा है कि अनारक्षित के पद पर चाहे सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के अलावा अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जनजाति वर्ग से वो कोई भी मेरिट में कोई भी हो वह जो है इन पदों पे आ सकता है आराम से, उसके लिए कोई रोक नहीं है। यानी 36% के अलावा 5%, 10%, 15%, भाई आजकल तो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग में भी काफी योग्य लोग होने लगे हैं, तो वह कुछ परसेंट उसमें आ जाएंगे। उसके बाद आपने बीच में उसके लिए रास्ता बना दिया, फिर सीआर में भी आपने अंकों में उनको छूट दे दी। यानी आप हर जगह से हमको ही दबाएंगे और ऐसी स्थितियां पैदा कर देंगे कि सामान्य पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग के कर्मचारी अधिकारी कभी भी पदोन्नति नहीं पा सकेंगे। हम कैसे उम्मीद करें उस सरकार से जिस सरकार ने लगभग 14-15 करोड़ से ज़्यादा रुपए हम लोगों की पदोन्नतियां ना हो, हम लोग एड़ियां रगड़ते हुए उन्हीं पदों पर रहें। इस बात के लिए जिस सरकार ने खर्च किए हैं वह सरकार कैसे हम लोगों के लिए ऐसे नियम बना सकती है? भाई आप सीधे सीधे भी यदि बना रहे होते तब भी एक बार के लिए मान लिया जाता कि यदि उनकी संख्या 36% है, आपने 36% पे उनको कर दिया, बाद बाकी अनारक्षित में करें। जो लोग यदि सिलेक्ट होके आ रहे हैं रिजर्वेशन से, बाई वर्च्यू ऑफ रिजर्वेशन के द्वारा यदि कोई कर्मचारी अधिकारी सिलेक्ट होके आ रहा है तो उसको रिजर्व में रहना चाहिए। यदि वो अनरिजर्व में सिलेक्ट होके आ रहा है तभी उसको आप अनरिजर्व में काउंट करोगे, वैसे तो आप नहीं कर सकते। लेकिन बीच में आपने फिर अपने रास्ता वहां पे ऊपर छोड़ दिया कि जो पहले अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति वर्ग के लोग पहले पदोन्नति पा जाएंगे तो निश्चित ही वो लोग जो सीनियर हैं वो रहेंगे। और जब आप रिवर्ट नहीं कर रहे हैं ऊपर के पदों पे, जब हैं उन्हें रिवर्ट करने की जगह पे आप और उन्हें पुरस्कार दे रहे हैं कि आप उन्हें फिर से और पदोन्नति दे रहे हैं, निश्चित ही ऊपर के पदों पर तो भूल ही जाना चाहिए अनुसूचित सामान्य वर्ग को, अन्य पिछड़ा वर्ग को और अल्पसंख्यक वर्ग को कि भाई किसी भी पदोन्नति पद पर जाने की इच्छा रखें या वो कभी जा ही नहीं पाएंगे। जी, एक बार घनश्याम जी, जो नई अभी पदोन्नति नीति बन गई है, लगभग केंद्र की मोहर, कैबिनेट की मोहर लग गई है, शायद जून के अंत तक इसको लागू भी हो जाएगा अगले कैबिनेट में। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अजाक्स के प्रदेश सचिव भी हैं। घनश्याम जी, हमारा मानना है कि इस प्रदेश में लगभग 40% आबादी अनुसूचित जाति वर्ग की है जी, और इस वर्ग की भागीदारी हर स्तर पर जब तक सुनिश्चित नहीं होगी तब तक हम प्रदेश का विकास संभव नहीं है। और ये सरकार भी जानती है, जिन जिन स्तरों पर आरक्षित वर्ग के अधिकारी कर्मचारी रहे हैं भाई अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने काम को अंजाम देते हैं। अभी इस प्रमोशन नीति पे बात कर लीजिए, उस पे नहीं बात जी। और हमें आशा है कि संविधान में जो प्रावधान है आर्टिकल 16(4) में, उसमें स्पष्ट है कि यदि किसी प्रदेश में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व उचित नहीं है तो प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि पदोन्नति में आरक्षण होते। सीधी भर्ती में उस पे बात ही नहीं कर। घनश्याम जी, जो अभी नीति बन रही है, मैं इस पे बात कर रहा हूं कि जो उन्होंने अभी बनाई है कि 36% रिजर्वेशन जो अभी तोमर जी ने कहा है रहेगा, उसके अलावा अगर मेरिट के आधार पे कोई इस वर्ग का आता है उसको इसमें अनारक्षित वर्ग में रखा जाएगा। इससे आप संतुष्ट हैं क्या? इस जो नई नीति जो 2016 से रुकी पड़ी है उस पे बात करें। देखिए, अगर सरकार ने 36% का प्रावधान इसमें है तो आरक्षित
मतभेद एजाज का स्वागत करता है। अनरिजर्व जो पद होते हैं वह सबके लिए होते हैं। यदि कोई सीनियरिटी में अधिकारी या कर्मचारी आता है तो उसे अनरिजर्व सीट का लाभ मिलना चाहिए। साथ ही सीधी भर्ती एक अलग प्रक्रिया है और जो पदोन्नति होती वह एक अलग प्रक्रिया है। मतलब सेकंड चयन प्रक्रिया हो जाती है और हर एक चयन प्रक्रिया में आरक्षण का प्रावधान संविधान लेकिन जब 36% मिल गया है अजाक्स को, तो फिर दूसरे बाकी 74% में क्यों? देखिएगा, यदि हम अनरिजर्व को रिजर्व करते हैं, मतलब अगर इस अनरिजर्व में अगर आरक्षित वर्ग को मौका नहीं देंगे तो ऐसी स्थिति में 64% जो है वह आरक्षित हो जाएगा। वह संविधान के प्रावधानों के विपरीत है। आरक्षण अनुसूचित जाति के लिए है, तो आरक्षण के तहत 36% ले लिया आपने, अब शेष 64% में बाकी पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग ये भी तो आते हैं। हाँ, आते ना, उसमें आते हैं, लेकिन अनरिजर्व में एसटी एसटी भी आता है सर जी। अनरिजर्व में एसटी एसटी भी आता। अगर कोई मेरिट में आ रहा है तो उसको अवसर देना पड़ेगा। और ये जो प्रावधान है आरक्षण का, ये सामाजिक समानता के लिए है और जब तक उसको उच्च पदों पर अवसर नहीं मिलेगा, जब तक आप सामाजिक समानता का आकलन कैसे करेंगे? जब अनरिजर्व पदों पर आरक्षित वर्ग के लोग जाएंगे तभी तो हम सामाजिक समानता की बात कर पाएंगे। 36% जा तो रहे हैं नहीं 36%, लेकिन सरकार में उसमें प्रावधान ये भी रखा है कि यदि अनरिजर्व पदों पर जाते हैं तो बाद में उसमें समायोजन का प्रावधान रखा है ना। अब मान लीजिए कि ऊपर अनारक्षित के 10 पद रिक्त हैं और सीनियरिटी में यदि नीचे 5 आरक्षित वर्ग के अधिकारी कर्मचारी आ रहे हैं तो उनको अपन कैसे छोड़ के नीचे के कर्मचारियों को आप पदोन्नति दोगे? अगर ऐसा देते हैं तो फिर आप अनरिजर्व को रिजर्व कर देंगे आप। तो ऐसी उसमें प्रावधान। अब इसी का उल्टा घनश्याम जी अगर सोचे जी कि आरक्षित वर्ग के 10 पद हैं और अनारक्षित वर्ग का उनके ऊपर है, तो आरक्षित वर्ग का आदमी ऊपर चला जाएगा, वो बेहतर है क्या? आपने जैसे कहा कि अनारक्षित वर्ग का चला जाएगा। देखिए, ऐसा बहुत कम होता है। आप ये बताइए 64 पदों पे पदोन्नति ज्यादा मिलेगी या 16 पदों पर या 20 पदों पर? एक कल्पना कीजिए, ऐसा क्या हो सकता है या ऐसा संभव है? कहीं ना कहीं सिस्टम में कोई गलतियां रही हैं, कहीं ना कहीं इलीगल भर्ती हुई है या जो एक निर्धारित सीमा होती भर्ती उससे अधिक हुई है, इसलिए समस्या आई है। और सातकोट पर ऐसा हुआ है कि जो आरक्षित वर्ग के जो पद, बैकलॉग का पद खाली होने से ये स्थिति आई है। यदि इस प्रावधान को 5 साल और सरकार चलाती तो शायद ये समस्या भी हल हो जाती। क्यों कि अभी भी बैकलॉग 1 लाख से ऊपर पड़ा हुआ है। और ये बैकलॉग क्यों है? बैकलॉग इसलिए है, कहीं ना कहीं अधिकारियों की मानसिकता इस वर्ग के प्रति अच्छी नहीं है। उनकी अच्छी है जो आरक्षित वर्ग के अधिकारी हैं। इस जो आरक्षित वर्ग के अधिकारी हैं होंगे ना कुछ, उनकी मानसिकता सामान्य वर्ग या पिछड़ा वर्ग के लिए अच्छी है? बराबर नहीं। ये देखो, ये तो पूरे सिस्टम से बंधे हुए होते हैं, कहीं ना कहीं शिथिलता कार्य होती है, इस कारण ऐसा होता है। तो अमृत जी, हम बात पूछेंगे एक बार। साइनी जी, आपके इस पूरे मुद्दे पे टिप्पणी जो होने जा रहा है, मुझे नहीं लगता है कि मोहन यादव सरकार ने जो रूपरेखा तैयार की है, जो नीति बनाई है, उससे भी कर्मचारी संगठन संतुष्ट होंगे। क्या लगता है आपको साइनी जी? त्रिपाठी जी, नाराजगी तो कहीं ना कहीं रहेगी, लेकिन ये जो मुद्दा है ये इट्स एन एलिफेंट इन द रूम, जिसको बहुत समय बाद इसको एड्रेस किया गया है। तो जहाँ तक इसमें जहाँ आरक्षण का सवाल है, प्रमोशन में आरक्षण का सवाल, तो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि आरक्षण नहीं होना चाहिए उसमें, क्योंकि उसका एक सिंपल रीज़न है कि ये आरक्षण का रीज़न ही ये है कि इनइक्वालिटी जो समाज में इतने सालों से, वर्षों से रहा है, उसको कहीं ना कहीं हमें एक प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा उनको उठाने के लिए। लेकिन समस्या कहाँ आती है? जैसे आपने प्रमोशन दे दिया जो आरक्षित वर्ग है और जो उनके नीचे जो वर्ग काम करेंगे, तो वहाँ कहीं ना कहीं एक तरह का मनमुटाव रहेगा और जो काम होता है उसमें मेरिटोरियस बेस पे जो उनको लगता है हमारे मेरिट के बजाय हमें नहीं मिला, और सामने जो अब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपने एक आरक्षित वर्ग को प्रमोशन से इसमें रिजर्वेशन के थ्रू उनको प्रमोशन मिल गया और उसके नीचे जो वर्ग है, जो लोग वर्क कर रहे हैं, वो उसमें कॉपरेट नहीं करेंगे
तो इस वजह से बच्चे स्टूडेंट्स जो है वो अफेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि एक तो वहाँ बैठे हैं वो भी परेशान रहते हैं, और जो उनके नीचे जो प्रोफेसर्स हैं वो कॉर्पोरेट नहीं करते, और इस वजह से पूरा सिस्टम जो है वो डगमगा जाता है। तो कहीं ना कहीं आरक्षण जो है प्रमोशन में आप देते हो तो वहाँ पे वर्क बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, वर्क कल्चर को आप डिस्टर्ब करते हो। दूसरी बात ये है, जहाँ तक ये बहुत सालों से पेंडिंग था, बहुत समय से लोग इसका इंतजार कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उसको सॉल्व किया है, उस चीज़ के लिए एक सोल्यूशन निकाला है। वो उसमें पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस होंगे, उसके सोशल इम्प्लीकेशंस होंगे, इकोनॉमिकल इम्प्लीकेशंस भी हैं। तो इसमें अलग अलग, इतना इजी नहीं है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। तो एक शब्द में ये कहना कि नहीं ये सही है या गलत है, तो मेरे ख्याल से ये जस्टिफाई नहीं होगा। लेकिन हर मुद्दे को हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ वर्गों के लिए उसमें एक तरह से जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। तोमर जी, आ रहा हूँ आपके पास। अजय जी, आपकी बहुत संक्षिप्त टिप्पणी है, फिर तोमर जी के पास। संक्षिप्त टिप्पणी की सरकार 2 कदम चली है, 2.5 कदम पीछे आ गई। सरकार वहीं खड़ी हो गई जहां से विवाद शुरू हुआ था। जी। पदोन्नति नियम 2002 थे जिनको कोर्ट में बदला गया था, जिसके बाद कोर्ट में क्या 2016 में जो नए नियम लागू किए गए, कुल मिला के सरकार वहीं खड़ी हो गई है। तो विवाद की स्थिति तो बनी रहेगी, कोई नया प्रारूप लेकर के आती है दोनों पक्षों में, चाहे सपाक्स हो, अजाक्स हो, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ हो, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ हो, सबको मिलकर बैठाना चाहिए, सबसे बात करना चाहिए। उसके बाद कोई ड्राफ्ट बनकर आता तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर हो सकता था। जी। तोमर जी, मकरोनिया जी ने जो कहा कितना आप सही मानते हैं? हालांकि एक सवाल आपसे ये भी है कि 64% बहुत कम होगा जो रिजर्व कैटेगरी वाला इन 64% में घुसेगा, वो हमें लगता है 36% में ही हो जाएगा, कि ऐसा नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा जी। यदि ऐसा नहीं होता ना तो आज 100% क्यों हो गए होते। आज किसी डिपार्टमेंट में आप एग्रीकल्चर देख लो, एक भी आपको जॉइंट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर बाकी वर्गों के नहीं मिलेंगे। आप वेटनरी देख लीजिए, ऊपर कोई पद नहीं मिलेगा। आप इरिगेशन देख लीजिए, आप एमपी भी देख लीजिए, जितने चीफ इंजीनियर सब एक ही वर्ग के हैं, बाद बाकी को चांस मिलने का सवाल ही नहीं है। जी। तो बाकी को तो मतलब चूंकि जब ये पहले प्रमोशन पा गए तो फिर आगे भी सीनियरिटी इनको मिल गई, फिर आगे आरक्षित पे तो इनके हैं ही, वो अनारक्षित भी इनके हो जाएंगे। इसलिए ये जो समस्या जैसी थी वैसी की वैसी ही खड़ी रहेगी। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी जो फैसले दिए हैं, उन्होंने सीधे सीधे पहली बात तो ये बोली है कि क्रीमी लेयर को पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इस आधार पर हरियाणा, पंजाब का भी फैसला आ गया कि आप जो क्रीमी लेयर में आ गए हैं उन्हें पदोन्नति में आरक्षण नहीं दे सकते, ये वहाँ का फैसला है। और ये नागराज और जनरल सिंह के फैसले के आधार पर ही वहाँ पे फैसला दिया गया है। क्रीमी लेयर किसको कहेंगे आप? जो क्रीमी लेयर उसको कहेंगे जिसकी इनकम 8 लाख रुपए हो गई हो, वो क्रीमी लेयर में आ जाता है, उसे पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। ये नागराज के फैसले में भी है और ये जनरल सिंह के में भी है, और उन्हीं को सरकार को लागू करना है, उन्हीं फैसले के आधार पर आपको नियम बनाना है। तो ये चीज आपने छोड़ दी उसमें जो है। एक तो क्रीमी लेयर की बात आपने छोड़ दी। दूसरी बात यह है कि जो रिप्रेजेंटेशन की जो बात की गई है, कहीं पे भी ये नहीं है कि जितनी जनसंख्या होती है उतना रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, मतलब उतना आरक्षण नहीं दिया जाता है, जितनी जिसकी पॉपुलेशन होती है उससे कम रखा जाता है। नहीं तो फिर बाकी दूसरे लोगों के साथ रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन होगा यदि आपने पूरी पॉपुलेशन के आधार पे ही यदि रिजर्वेशन दे दिया। नहीं तो फिर आज आपको ओबीसी को भी आपको 50% आरक्षण दे देना चाहिए था, 54% दे देना चाहिए था जो है, यदि संख्या ही एक मानक होता तो पूरी संख्या के हिसाब से आप नहीं दे सकते। तो रिप्रेजेंटेशन का जो मामला जो सरकार ने जो रखा कि इनका 36% आरक्षण जो दिया है वह भी गलत है। इसी प्रकार से जो इनके नियमों में जो इन्होंने व्यवस्था की है कि सीआर के अंक अनारक्षित वर्ग, आरक्षित वर्ग के लिए आपने एक सीआर का अंक कम कर दिया, बाकी लोगों के लिए ज़्यादा रहेंगे। तो ये सीआर तो मुंह देखे की होती है। यदि कैटेगरी का अधिकारी है तो सामान्य वर्ग को सीआर खराब करेगा, और सामान्य वर्ग का है तो निश्चित ही आपस में इतने द्वेष हो गए हैं कि उनकी खराब करेगा। तो सीआर एक पैमाना नहीं हो सकता है इनकी जो इफिशियंसी नापने का। उसके लिए कितनी जगहों पे, कितने संस्थानों में परीक्षा होती है। एक्चुअली में जब भी किसी को पदोन्नति दी जानी है तो उसके लिए इफिशियंसी टेस्ट होना चाहिए, उसके लिए परीक्षा होनी चाहिए, तब ही कहीं आप सही व्यक्ति को चुन सकेंगे जो कि आगे जाके उस पद के लिए इफिशियंट हो, सही तरीके से काम करे, सही तरीके से विकास करेगा और प्रदेश का और देश का नाम रोशन करेगा, तभी ये हो सकता है। तो ये सब चीज़ों का पालन नहीं किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो फैसले हैं उनका जब आप पालन नहीं कर रहे हैं, निश्चित ही
ये कोर्ट में जाके फेल हो जाएगा। कहीं ना कहीं जो बात जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय उठी थी, और हम लोगों ने भी रखा था, सबने रखा था कि भैया टाइम बाउंड प्रमोशन दे दो, चाहे अनुसूचित जाति वर्ग का हो, जनजाति वर्ग का हो, या बाकी अनारक्षित वर्ग के सामान्य पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग से हो, एक निश्चित टाइम पे सबकी पदोन्नति दे दी जाए। जैसे IAS IPS के होते वैसे कर दिया जाता, तो मेरे को लगता है कि झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाता कि भैया एक निश्चित टाइम पे सबको पदोन्नतियाँ मिल जाती, कहीं से कहीं तक का कोई झगड़ा ही नहीं था। जो ये कर देते तो समस्या एकदम सॉल्व हो जाती, बिल्कुल कहीं से कहीं तक कोई द्वेष भावना नहीं रहती। जैसे आज IAS IPS में कभी इस बात के लिए कभी विवाद नहीं होता है, हमेशा बहुत आसानी से होता रहता है। डिप्टी कलेक्टर वगैरह के में भी कोई समस्या नहीं आती है, DSP के में समस्या नहीं आती है। इसी प्रकार से जो वित्त की सेवाओं के जो अधिकारी हैं उनके लिए भी आपने टाइम बाउंड किया हुआ है, तो भैया बाकी के लिए भी एक टाइम बाउंड कर देते ना कि निश्चित इतने टाइम पे मिलेगा, उनको भी मिलता, हमको भी मिलता, सब कुछ जो समस्या जो थी उसका वो हल यही था, ये करना चाहिए था। तो इसकी जगह पे कर दिया ये कि फिर दोबारा से हम लोग आपस में लड़ते रहें, फिर कोर्ट खेलते रहें और पदोन्नतियां बाधित रहें। और जो प्रदेश का विकास है, देश का विकास है, खुशहाली जो लाना है, सरकार सही से काम करे। तो कैसे सरकारें काम करेंगी सही, जब आप एक 10 साल जूनियर को आप किसी के सिर पे बैठा दोगे तो वो कैसे अपने सीनियर से कैसे काम ले पाएगा वो जो है जी। तो ये सब चीज़, और ये हमेशा एक कलेश का घर रहेगा। यदि इस तरह के नियम बनते रहे, ऐसा रहा तो ये होता रहेगा जी। मकरोनी जी। सर पहले तो मैं सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ, मोहन सरकार का, कि विगत 9 वर्षों से जो पदोन्नति लंबित थी तो उस पर उन्होंने संज्ञान लिया। और हमारे वरिष्ठ आदरणीय मेरे तोमर साहब, उनसे मैं निवेदन करूँगा कि 9 वर्षों से प्रदेश के कर्मचारी काफ़ी दुखी हैं पदोन्नति से उससे, और आप तो सेवानिवृत्त हो गए हैं और सपाक्ष तो राजनीतिक पार्टी में भी शामिल है। और मेरे पास ये मंत्रालय के सभी नहीं रुकिए, अलग से जवाब दूंगा, आप कह लीजिए, मैं आपके लिए। और मैंने ये सभी वर्गों का, ये देखिए 1000 लोगों का मैंने ये साइन करवाए थे। सिर्फ अभी जो भी निर्णय होगा वह न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगा, ये अंतिम नहीं है, ये अंतरिम है। और दूसरा जो इन्होंने बात की क्रीम लेयर की, उस बारे में आपको बताना चाहूंगा कि इंदिरा साहनी के प्रकरण 9 जजों की बेंच है। निर्णय में पैरा क्रमांक 792 में स्पष्ट किया गया है कि क्रीम लेयर केवल OBC के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए नहीं है। वर्ष 2018 में जगन सिंह का प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए पिछड़े डाटा की आवश्यकता नहीं है, अर्थात क्रीम लेयर की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा एक चीज और बात बताना चाहता हूं मैं कि आरक्षण प्रतिनिधित्व है, गरीबी हटाओ योजना नहीं है, केवल एक सामाजिक स्तर बढ़ाने का माध्यम है। जैसा कि आप अजाक्स में ही आप ये देख लीजिए, अजाक्स में काफ़ी IAS अधिकारी मंत्रालय में हैं, लेकिन आगे बहुत कम आ पाते हैं। दूसरा, कोई भी बात एक स्तर का ये होता है, अजाक्स में IAS अधिकारी कम आ पाते हैं? नहीं, मतलब ये है कि थोड़ा संक्षेप में, चूंकि आप लोग खुद लेट हो गए, हमारा टाइम काफी निकल चुका है पहले से। जी संक्षेप में क्या है कि आप जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि आज तक अजाक्स अपनी तरफ से, अजाक्स का प्रतिनिधि कभी भी इस व्यवस्था के लिए न्यायालय में या शासन स्तर पर ही इसका परीक्षण होता है, शासन स्तर पर ही जो भी इसके प्रावधान है उसको परीक्षण किया गया, देखा गया कि हाँ इस वर्ग का प्रतिनिधित्व शासन में उतना नहीं है। यहाँ तक कि सरकार ने ये तक पाया है कि चतुर्थ श्रेणी के पद भी शासन में ये पाया गया कि योग्य नहीं पाए गए। अभी भी आप चाहें तो कई ऐसे विभाग हैं, आप सर्वे कीजिए कि इस वर्ग की पदोन्नति किस स्तर तक हुई है, कितनी हुई है। फील्डों में कई ऐसे आपको अधिकारी कर्मचारी अजाक्स के मिल जाएंगे जिनकी पूरी नौकरी हो गई है लेकिन आज तक उन्हें प्रमोशन नहीं मिला है। चलिए, बहुत संक्षेप में तोमर साहब, हमारा चूंकि समय खत्म हो गया, आप लोगों को हमने बुलाया था, आप लोग लेट हो गए, 10 मिनट लेट है। एक बात इन्होंने कहा कि सपाक्स पार्टी भी है, तो सपाक्स पार्टी कर्मचारी से क्या मतलब, उनका नाम अलग है, हमारा नाम अलग है, शॉर्ट फॉर्म हो सकता है कि मिलते जुलते हों, और कोई भी कर्मचारी जो है किसी भी पार्टी का सदस्य नहीं है। पहली बात, आपको इस बात का जवाब मैं दे रहा हूँ, पार्टी वाली बात। दूसरा, आप कह रहे हैं कि मैं रिटायर हो गया हूँ, बिल्कुल रिटायर हो गया हूँ, लेकिन सरकार मेरे खिलाफ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, सब जगह मेरे खिलाफ ही लड़ रही है। और दूसरी बात, मैं अध्यक्ष हूँ, ये हमारे सपाक्स का इंटरनल मैटर है। मैं ये कभी नहीं कहता कि एक चीफ सेक्रेटरी कैडर का अधिकारी जो है अजाक्स का अध्यक्ष है 20 साल से जो है। मैंने तो कभी नहीं कहा। आपने कहा कि हम रिटायर्ड हैं,
भैया जब एक IAS अधिकारी जो इतने बड़े पद पे है, इतने ज़्यादा पावरफुल है, वो व्यक्ति यदि किसी उसका संगठन का यदि अध्यक्ष है, यदि वो हो सकता है, वो तो अखिल भारतीय सेवा का, उसके पास तो सब कुछ न्याय, सब कुछ चीज़ है उसके हाथ में जो है, यदि वो है किसी उसका यदि अध्यक्ष बन सकता है, तो निश्चित ही मेरे को तो हमारे सपाक्स के जो वर्कर्स हैं, सपाक्स के जो सदस्य हैं, उनने मेरे को अध्यक्ष बनाया, उनके वजह से मैं अध्यक्ष हूँ। मैं किसी की खैरात से नहीं हूँ। मैं अब ना मैं कभी बन के रहना चाहता हूँ, लेकिन हमें लोग छोड़ नहीं रहे हैं। मैं चूंकि इसका संस्थापक हूँ, इसलिए वो मेरे को रखना चाह रहे हैं, उसमें हूँ इसलिए। चलिए समय समाप्त हो गया है। और दूसरे ये है कि ये हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि शासन स्तर पर सभी मतलब दोनों पक्षों से बात हुई है, चर्चा हुई है। अब शासन का जो निर्णय है चलिए मान होगा, निर्णय तो होने जा रहा है। साहनी जी, समय खत्म, मैं एक सवाल और आपसे करने वाला था, लेकिन चूंकि समय की प्रतिबद्धता है और हम आगे निकल गए हैं, थोड़ा सा लेट हो गए हमारे अतिथि लोग, इसलिए प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तोमर साहब, मकरोनिया साहब आपका, साहनी जी आपका और अजय जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना समय देने के लिए। तो आज हमने मध्य प्रदेश में 9 साल से रुकी सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर चर्चा की, जिसे लेकर एक तरफ सरकारी कर्मचारियों में खुशी का माहौल है, लेकिन साथ ही कुछ कर्मचारी संगठन इसके न्याय संगत होने पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सपाक्स जैसे सरकारी कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सामान्य वर्ग में आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को मिलने वाली पदोन्नति दोहरे लाभ की श्रेणी में आती है। आरक्षित वर्ग को प्रमोशन के लिए न सिर्फ आरक्षण का लाभ मिलता है, बल्कि सीनियरिटी के चलते सामान्य वर्ग में भी प्रमोशन का लाभ मिल जाता है। ऐसे में सामान्य वर्ग के कर्मचारियों का अधिकार मारा जाता है। बहरहाल प्रदेश में 4 लाख कर्मचारियों के लिए प्रमोशन का रास्ता खुलने जा रहा है, जिसके लिए वो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आगे देखना होगा कि सरकार कर्मचारी संगठनों की आपत्ति पर विचार कर कोई बीच का रास्ता निकालती है या फिर फैसले पर यथास्थिति बनाए रखती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।